नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम कर रहे हैं यहाँ पर अपना सैंपल पेपर सॉल्व। और हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में अपने सैंपल पेपर का क्षितिज भाग तक हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि जो हमारे क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए प्रश्न थे वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लास्ट जो कृतिका जो हमारा भाग है उससे जुड़े हुए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और फिर हम लेंगे 2022 यानी कि 2022 का जो हमारा सैंपल पेपर है उसको हम यहाँ पर आज लेने वाले हैं और उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारे 2022 से पहले के जितने भी सैंपल पेपर हैं ये सारे सैंपल पेपर हमारे 100 मार्क्स के हैं, लेकिन इस वर्ष से हमारे जो सैंपल पेपर आ रहे हैं वो हमारे 80 मार्क्स के हैं, क्योंकि अब हमारे 20 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होगा और 80 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर है। तो वो जो हमने लास्ट सेशन में पेपर डिस्कस किया था वो हमारा 80 मार्क्स का था और जो अब हम सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा 100 मार्क्स का है। तो यानी कि उसमें हमें ज्यादा प्रश्न भी दिखेंगे और देखिए ज्यादा प्रश्न होंगे तो आप लोग को ज्यादा एक तरह से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक से जुड़ी हुई, हर चैप्टर से जुड़ी हुई। और जिस तरह से मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अगर आपको हिंदी में कोई भी डाउट है, आपके हिंदी व्याकरण में आपको कोई डाउट है, हिंदी व्याकरण में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आप जरूर यहाँ पर डिस्कस करें, जरूर बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स हमें शेयर करें और आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पर खंड घ तक कंप्लीट कर लिया था। जो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है, कृतिका पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी दूसरी बुक है कृतिका भाग 2, उसमें से भी हमें यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। इस बुक से हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और इनमें से हमें यहाँ पर बताया गया है कि किन्हीं 3 के उत्तर हमने देने हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम तीनों के उत्तर दें अभी, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को, तो हमें चारों के उत्तर देंगे। हम यहाँ चारों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो 2 नंबर का आपका देखिए प्रश्न है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। लगभग आपने आधे पेज को लगभग यहाँ पर भरना है और आधे पेज में आपने बहुत जरूरी बातें ही इसमें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि केवल आप कई बार बच्चे करते हैं कि उनको बहुत अच्छे से आंसर नहीं आता लेकिन वो पूरा 1 से 1.5 पेज उसका भर देते हैं। तो देखिए, जितना आपको आता है उतना आप बहुत अच्छे से लिखिए, बहुत अच्छे से उसको काम कीजिए और बाकी जो है बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लिख रहे हैं उसको सही सही आप उसमें लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, आपके पहले चैप्टर से लिया गया, माता के आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। क्या बताया है कि माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है। तो देखिए, अब आपको ऐसा नहीं है कि आप आ गए अपनी बुक के चैप्टर्स को रटकर, जो आपने अपनी बुक में एक तरह से उत्तर है, प्रश्न उत्तर है, उन्हें रटकर। तो यहाँ पर जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, जब आप खास तौर पर 10th 12th या 11th या बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होते हैं, तब आपको बहुत एक एक तरह से केवल एक प्रश्न को रटने की जरूरत नहीं होती है। आपको अगर पूरा चैप्टर याद है, अगर आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने पूरा चैप्टर, तो आप आसानी से किसी भी तरह का उत्तर आप दे सकते हैं उस पाठ से रिलेटेड उन प्रश्नों के। तो देखिए, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य यानी कि जो प्रेम प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों का अलग अलग प्रेम यहाँ पर प्रकट हुआ है। जैसे जो बालक था यानी कि जो भोला था,
का उनका जो उनकी माता का जो प्रेम उनके प्रति था, उनकी माता उन्हें नहलाती थी, धुलाती थी, उनके बाल चुटिया गूंथती थी, उन्हें दूध भात खिलाती थी, उन्हें एक तरह से अपनी गोदी में बैठाकर खाना खिलाती थी, और बहुत अलग अलग तरह से उनसे प्रेम जताती थी। और दूसरा, उनके पिताजी का अलग ही तरीका था उनसे प्रेम जताने का। उनके पिताजी उन्हें कंधे पर बिठाकर ले जाते थे, आम की टहनियों पर ले जाकर झुलाते थे, जो टहनियां झुकी हुई होती थी उन पर झुलाते थे। भोला राम भी अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते थे, वो अपने पिताजी की मूंछों के साथ खेला करते थे। और यहाँ पर जो उनके पिताजी हैं, जब भी बच्चे खेल खेल रहे होते थे, घर जो एक तरह से ग्रुप बनाकर जब वो खेल खेल रहे होते थे, बारात निकालने से लेकर या और भी बहुत सारे खेल जब वो खेलते थे, तो पिताजी भी उनके खेलों में भरपूर आनंद लिया करते थे और भरपूर एक तरह से सहयोग उनके खेलों में करते थे। तो इस तरह से माता पिता ने अनेक तरीके से इस चैप्टर में अपना प्रेम दर्शाने की कोशिश की है, अपने प्रेम को जताने की कोशिश की है, अपने वात्सल्य को प्रकट करने की कोशिश की है। तो आप और भी बहुत सारी बातें इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्क संगत ठहराएंगे। देखिए, जो हमारा चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक के आधार पर आपने बताना है कि रानी एलिजाबेथ की दर्जी के परेशानी का कारण क्या था। तो देखिए, रानी एलिजाबेथ की दर्जी के परेशानी का जो कारण था वो ये था, ये रीजन था क्योंकि रानी को लगभग 3 देशों के दौरे पर जाना था, यानी कि 3 देशों के अलग अलग दौरे पर जाना था। और वो सबसे ज्यादा उनका जो एक तरह से दर्जी था वो सबसे ज्यादा इसीलिए परेशान था कि अब एक तरह से बहुत ज्यादा परेशान था कि जो एक तरह से कपड़ा आएगा वो कहाँ से आना चाहिए। ठीक है, एक तरह से जो कपड़ा हो वो कैसा हो, वो किस देश में जाएंगी तो वो उस टाइम पे क्या कपड़े पहनेंगी, और एक तरह से कैसे रंग का, क्योंकि वो रानी है, उनको सबसे अलग दिखना है, सबसे डिफरेंट दिखना है। तो बिल्कुल एक तरह से बहुत ज्यादा परेशानी में था। और उनका दर्जी, और उन्होंने हिंदुस्तान से स्पेशल रेशमी कपड़ा मंगाया था और उस पर पूरे 400 पाउंड खर्चा किया था। और एक तरह से रानी एलिजाबेथ का दर्जी जो था वो ऐसा ड्रेस बनाना चाहता था रानी के लिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो हर तरह के जैसे रानी जहां भी जाना चाहती है, जिस देश में भी जाना चाहती है, वहां की रहन सहन, वहां की वेशभूषा, वहां के खान पान, वहां के लोगों को एक तरह से प्रभावित करे, लोगों को एक तरह से लोगों को दिखे। ठीक है, तो इस तरह से उनका दर्जी जो है वो काफी ज्यादा परेशान था कि वो क्या पहनेंगी, किस टाइम पर वो क्या पहनेंगी, कहाँ पर उन्होंने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीजों के लिए उनका जो दर्जी था वो बहुत ज्यादा परेशान था। इस तरह से यहाँ पर, और उसकी परेशानी को किस तरह से तर्क संगत ठहराएंगे। एक प्रश्न का उत्तर तो हमें यहाँ पर मिल गया कि उनका दर्जी इसीलिए परेशान था कि रानी भारत के दौरे पर जाने वाली थी, नेपाल के दौरे पर जाने वाली थी, पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली थी। तो उन तीनों जगह पर जाने के लिए उन्हें किस किस तरह के कपड़ों का, उनके रंग का, उसके एक तरह से कपड़ों की क्वालिटी का चुनाव करना था। तो उसके बाद इस चीज को कैसे तर्क संगत ठहराएंगे, तो हम देखिए उसकी परेशानी तर्क संगत थी क्योंकि वो एक तरह से रानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी। तो उनकी इस तरह से कपड़ों के बारे में सोचना, उनका एक शाही दर्जी होने के नाते उनकी कपड़ों के बारे में सोचना, उनके पहनावे के बारे में सोचना, क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि जो आपका पहला इम्प्रेशन पड़ता है वो आपके द्वारा पहने गए कपड़ों से पड़ता है। अब देखिए लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है। लोग क्या करते हैं कि जो बहुत अच्छे से सजा धजा व्यक्ति है, जो बहुत अच्छे से एकदम टिप टॉप व्यक्ति है, उसके कपड़ों से ही उसकी शिक्षा, उसका व्यवहार, उसकी एक तरह से
अमीरी गरीबी को लोग नापने लगते हैं। लेकिन एक तरह से ये चीजें दूसरी वे में अगर सोची जाए कि अगर आपने भले ही आपने पुराने ही कपड़े पहने हैं, लेकिन वो कपड़े साफ सुथरे हैं, वो इस्त्री करे हुए हैं, प्रेस करे हुए हैं और बिल्कुल आप के व्यक्तित्व पर वो एक तरह से फब रहे हैं, तो फिर वो आपके कपड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। तो दर्जी इसीलिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि रानी का अलग अलग देशों में जाने वाली थी और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने वाली थी, तो उनके कपड़ों का चुनाव भी उसी तरह से होना था। तो एक तरह से ये एक प्रकार से ठीक भी था, यानी कि तर्क संगत भी था, क्योंकि वो महारानी थी और उनकी किसी भी तरह से इज्जत कहीं पर भी थोड़ा सा भी कम नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा प्रश्न। तीसरा देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। और देखिए ये इतना सुंदर प्रश्न है और इतने सुंदर चैप्टर से लिया गया है। ये चैप्टर है आपका साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर पाठ है और इस पाठ में झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। तो देखिए लेखिका कहती है कि वो झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया जो गंतोक शहर है, वो मेरे अंदर सम्मोहन जगा रहा था, मेरे अंदर मुझे एक तरह से सम्मोहित कर रहा था। तो लेखिका कहती है कि उसने इस कदर उनका जादू मेरे अंदर गया कि सब कुछ स्थगित हो गया, मैं अर्थहीन हो गई, मैं चेतना हीन हो गई, मेरे आसपास, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे भीतर सब कुछ क्या था, एक शून्य हो गया था। और साथ ही एक तरह से वो कहती है कि मैं इस एक तरह से इस जादुई जो सुंदरता थी, एक तरह से मैं उस जादुई सुंदरता में कहीं खो गई थी। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक। और ये बिल्कुल किस तरह से लग रहा था, ये लग रहा था जैसे आसमान उलट गया हो, तारों भरा आसमान यहाँ पर उलट गया हो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो गंगटोक शहर था, ये लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। अगला चैप्टर देखिए, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर लेखक को पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। जब चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूं और लेखक है अज्ञेय जी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं ये इस प्रश्न में दिया गया है मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो देखिए चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर लेखक ने जब शुरुआत में ही मैं क्यों लिखता हूं इस बात को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी एक भीतरी प्रेरणा का फल है, ये मेरी भीतरी प्रेरणा का फल है और ये सारी बातें ही मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती है, ये सारी बातें ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और वो कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से जो बातें हैं वो बदल रही है, जिस तरह से समाज बदल रहा है, जिस तरह से लोग बदल रहे हैं, जिस तरह से देश बदल रहा है, ऐसे में इन सभी चीजों को लिख कर रखना, यानी कि एक धरोहर के रूप में रखना बहुत ही ज्यादा सही है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा जो मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर ये कुछ बातें हैं जो लेखक को प्रेरित करती है लिखने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों प्रश्न, यहाँ पर केवल हमारे एक तरह से 5 चैप्टर हैं, जो 5 चैप्टरों में से हमारे 4 चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं माता के आंचल से एक आया है, जॉर्ज पंचम की नाक से एक आया है, झिलमिलाते सितारों की यानी कि जो साना साना हाथ जोड़ी आपका चैप्टर है उसमें से एक प्रश्न आया है, मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर में से एक प्रश्न आया है। तो लगभग चारों जो आपकी चैप्टर्स हैं चारों में से एक एक प्रश्न आया है और आप देख सकते हैं चारों जो है वो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और तीनों को आपने अटेंड करना है।
तो बहुत ही ज्यादा सरल और बहुत ही ज्यादा इजी है। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को समझने में। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा अब ये वाला जो सैंपल पेपर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। हमने यहाँ पर शुरुआत से ही जितनी भी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले हमने निबंध और सबसे पहले हमने अपठित गद्यांश को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर खंड जो हमारा ख था उसमें हमने पूरा का पूरा व्याकरण से जुड़ी हुई चीजें हमने पढ़ी, जो व्यावहारिक व्याकरण से जुड़ी हुई बातें होती है वो हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक तरह से जो हमारे काव्य खंड से जुड़ा हुआ पूरा पार्ट है, काव्य खंड से जुड़ा हुआ जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सब में से हमने देखा कि हमें एक एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके बाद हमने अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका को देखा, उसमें से भी हमें यहाँ पर काफी सारे प्रश्न आए हुए हैं। और उसके बाद लास्ट हमने कृतिका पाठ्य पुस्तिका में पढ़ा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना एक सैंपल पेपर जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे सैंपल पेपर को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये दूसरा सैंपल पेपर है, ये दूसरा सैंपल पेपर हमारा 2022 का है, यानी कि 2022 का हमारा ये सैंपल पेपर है। और इस सैंपल पेपर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, बिल्कुल इसमें भी आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या निर्देश है। इसमें निर्देश दिया गया है कि इस खंड में, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, अ और ब, और दोनों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र है, 2 खंड दिए गए हैं और दोनों के उत्तर देना अनिवार्य है। और देखिए यहाँ पर पहले बताया गया है कि जितना हो सके आप अपने उत्तर को यथासंवत और क्रमवार में ही लिखें। तो इस तरह से जो भी उनके उत्तर है वो जो भी उनके अंक हैं वो सामने दिए गए हैं। अब देखिए सबसे पहला जो आपका यहाँ पर है अपठित गद्यांश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार से थोड़ा बहुत चीजें जो है चेंज हुई है, थोड़ा बहुत चीजें जो परिवर्तित हुई है, वो चीजें क्या चेंज हुई है आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र था वो अब 80 का हो गया है। जैसे मैंने आपको सैंपल पेपर बताया कि 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो अब 80 का हो गया है। तो ये 2022 का हमारा पेपर है और अब ये 80 का हो गया है। तो अब इसमें देखिए पहला जो यहाँ पर प्रश्न था आप देख सकते हैं 10 नंबर का यहाँ पर दिया गया था, तो इस बार इसको 8 नंबर का कर दिया गया है। हमने अपने लास्ट सैंपल पेपर में देखा था। और बिल्कुल ये है आपका एक अपठित गद्यांश, ये है आपका एक अपठित गद्यांश। तो आपने इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर आपने देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। और काफी सारे इस तरह से अपठित गद्यांश भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं और मैंने आप लोग को बताया है कि कैसे आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है, सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। देखिए साहित्य किसे कहते हैं, तो साहित्य को यहाँ पर बताया गया है कि जब ज्ञान राशियां, यानी कि बहुत सारी ज्ञान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ज्ञान से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनको संचित करके रखना ही, उनके संचित कोश का नाम ही साहित्य है। सब तरह के भावों को, ध्यान से पढ़िएगा, सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। यानी कि सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली, यानी कि एक ऐसी भाषा जो हर तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखती है और निर्दोष होने पर भी यदि भाषा अपने निज साहित्य को नहीं रखती, यानी कि वो हर तरह के की योग्यता रखती है और एक तरह से निर्दोष है, और इस तरह से होने पर भी कोई जो भाषा है अपने निज का साहित्य नहीं रखती, यानी कि अपना साहित्य नहीं रखती, तो वह रूपवती भिखारिन की तरह है।
तो रूपवती क्यों कहा है? रूपवती इसलिए कहा है क्योंकि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यानी कि उसमें ज्ञान भी है और सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता भी है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी संपन्नता, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है, यानी कि उस भाषा की जो शोभा है, उस भाषा की जो श्री संपन्नता है, उसकी जो मान मर्यादा है, उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। जाति विशेष, देखिए आगे दिया गया है, जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, उसके सच्चे, उसके उच्च नीच भावों का, उसके कार्तिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसकी ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक स्थितियों के प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल जाए तो उसके ग्रंथ साहित्य में मिल सकता है। किसके ग्रंथ साहित्य में? तो यहाँ पर बात की जा रही है एक तरह से भाषा की, यानी कि जिस भाषा का एक तरह से अपना साहित्य नहीं होता उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा है कि उन भाषाओं की जो शोभा होती है, उस भाषा की जो शोभा होती है, वह उसकी जो श्री संपन्नता होती है, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर अवलंबित रहती है, रुकी हुई रहती है। और जाति विशेष के उत्कर्ष और अपकर्ष का, जो जाति विशेष है उसके उत्कर्ष और अपकर्ष का, उसके उच्च नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठनों का, उसकी ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि मिल सकता है तो उसके साहित्य में मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर बताया है, सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक आसक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता और असभ्यता का निर्णायक मात्र ही साहित्य है। साहित्य किसका निर्णायक है? साहित्य निर्णायक है सामाजिक शक्ति या सजीवता का, सामाजिक अशक्ति या निर्जीवता का, सामाजिक सभ्यता और असभ्यता का निर्माणक एकमात्र साहित्य, निर्णायक एकमात्र साहित्य। जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी शून्यता आपको दिख पड़े, अब जाति विशेष की बात आई कि जिस जाति विशेष में आपको साहित्य का अभाव या उसकी शून्यता नजर आई, क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति तो साहित्य को नहीं समझता या नहीं पढ़ता है, तो जिसमें आपको लगता है कि इसमें साहित्य की शून्यता है और साहित्य, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें बताई गई है कि उसके उच्च नीच भावों, उसके धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, उसकी ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने कहीं मिलता है तो उसके ग्रंथ साहित्य में मिलता है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक आसक्ति या निर्जीवता, सामाजिक सभ्यता तथा सभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव होता है या उसकी न्यूनता आपको दिखाई देती है तो आप निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य कीवा अपूर्ण है। वह जाति क्या है? असभ्य है, कीवा है, अपूर्ण है, अपूर्ण सभ्य है। जिस जाति की सामाजिक व्यवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जिस जाति की जैसी सामाजिक व्यवस्था होगी उस जाति का वैसा ही साहित्य भी होगा। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिलती है तो क्या 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 बताया है कि उसका साहित्य भी वैसा ही होता है और जातियों की जो क्षमता होती है, सजीवता होती है, यदि कहीं पर प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। तो देखिए किसी व्यक्ति जिस जाति की सामाजिक अवस्था होती है जैसे, तो उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जैसा व्यक्ति है उसका साहित्य भी वैसा ही होगा
और वहां पर काफी सारी जातियां होंगी, तो जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिले तो उनके साहित्य रूपी आईने में मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल मालूम हो जाता है, इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति के जीवन शक्ति भूतकाल में कितनी या कैसी थी। आज भोजन बंद कर दीजिए, अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, एक तरह से अपने मस्तिष्क को छोड़ दीजिए। वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जाएगा। वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का नहीं रह जाएगा। बात यह है कि शरीर के जिस अंग का जो काम है वह उसे दिन न लिया जाए, वह उससे उसी दिन न लिया जाए कि वह काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना, उस काम की शक्ति नष्ट हुए बिना शरीर का खाद्य भोजन पदार्थ और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य। तो देखिए यहाँ पर साहित्य के बारे में बताया है कि साहित्य किसे कहते हैं। अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लिया और अब आपने इस गद्यांश में क्या पढ़ा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। क्या पढ़ा? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। तो देखिए केवल इतना सा आंसर आप नहीं लिखेंगे कि साहित्य किसे कहते हैं, केवल इतना सा आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा है, तो आपको जो जो सही लगता है कि साहित्य क्या है तो आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं और यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हैं। तो जैसे देखिए, कौन सी भाषा भिखारन के समान समझी जाती है? कौन सी भाषा समझी जाती है भिखारन के समान? तो देखिए यहाँ पर हमें एक लाइन बताई थी कि जब भी, यानी कि जब भी आपको लगे, इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी और देखिए हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी कि साहित्य कौन सी भाषा को भिखारिन समझा जाता है, कौन सी भाषा को भिखारिन समझा जाता है। तो यहाँ पर बताया था कि जो एकमात्र जो निर्णायक साहित्य है, जो कि बहुत सारे, एक तरह से बहुत सारे निर्जीवता, सभ्यता का निर्णायक जो मात्र होता है वो क्या होता है? साहित्य होता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया हमें। अगला प्रश्न है, साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? साहित्य के रसास्वादन से, देखिए दोनों ही प्रश्न जो है अब एक ही चैप्टर के हैं। साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या लाभ हैं? तो यहाँ पर अगर हम साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित कर लेंगे तो क्या कहा है यहाँ पर? अगर हम आपका शरीर जब क्षीण हो जाता है, नसों उन्मुख होने लगता है, तो इस तरह आप साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए। यह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी न किसी काम में रह जाएगा। बात यह है कि शरीर के जिस अंग का जो काम है वह उससे उसी दिन न लिया जाए तो उसकी काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती। तो यहाँ पर प्रश्न जो है वो बहुत ही प्यारा सा है। प्रश्न कहा, साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या परिणाम है? यानी कि साहित्य का रसास्वादन आपने किया, लेकिन उसमें आपने एक तरह से यहाँ पर उसमें आपने साहित्य में आपने यहाँ पर हिंदी साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या परिणाम होंगे? तो जब हिंदी साहित्य के रसास्वादन से एक निबंध, एक तरह से जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है परिणाम, क्या परिणाम हमें निकले वो हमें बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त उत्तर दीजिए। जो उपर्युक्त गद्यांश है, ऊपर दिया गया गद्यांश है, उसका उपयुक्त उत्तर दीजिए, एक बिल्कुल सही और सटीक तरीके का उत्तर। तो देखिए क्या है प्रश्न यहाँ पर कि आपको पहले चैप्टर को पढ़ना है और फिर आपने इसका उत्तर बताना है। तो हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पाठ में हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से जो सामाजिक सभ्यता और असभ्यता का निर्णायक मात्र जो साहित्य है, जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव होता है उसकी शून्यता दिखे पड़े, आप निश्चित समझ लीजिए कि वह जाति असभ्य कीवा अपूर्ण है। यानी कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एक बार कि क्या क्या शीर्षक उन्होंने बताए थे, कौन कौन से शीर्षक उन्होंने बताए थे वहां पर। तो दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं वो जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध लिखिए। अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो प्रश्न दिए गए हैं और दोनों प्रश्नों की जो अलग अलग एक तरह से दो जो प्रश्न है दिए गए वो दोनों लगभग एक तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग करके इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें हेडिंग दी गई है। आपने केवल लिखना है, बताना है जो आपके आसपास हो रहा है। तो सबसे पहला है सत्संगति। सत्संगति, सत्संगति यानी कि सत्संगति जो भी यहाँ पर बताया उसमें आपने निबंध लिखना है। और निबंध के जो टॉपिक है, सब टॉपिक्स जिनको हम कहते हैं, इसमें सबसे पहले जैसे प्रस्तावना आ जाती है। तो यहाँ पर सत्संगति में प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। उसके बाद है आवश्यकता। सत्संगति की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए बढ़ते हुए समय में जहाँ पर एक तरफ से काफी सारी हमारी आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सत्संगति का अर्थ होगा सत्संगति के विविध स्वरूप या सत्संगति के लाभ। तो सत्संगति के जो लाभ यहाँ पर है वो आपने लिखने हैं और सत्संगति के विविध स्वरूप, अलग अलग तरह की जो सत्संगति होती है उनके अलग अलग तरह के सबूत लिखने हैं और कैसे आपने अपना टाइम मैनेज किया यहाँ पर आपने वो भी आपने शेयर करना है। सबसे पहले तो प्रस्तावना में सत्संगति के लाभ, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला टॉपिक दिया गया है। तो सत्संगति के लाभ जो आपका टॉपिक है, तो क्या लाभ होते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं सत्संगति के, वो सब बताया गया है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो आपका एक निबंध है और देखिए 250 शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने 200 500 पेज भर दिए या 800 पेज भर दिए, ये केवल और केवल आपका 250 शब्दों का है और 250 शब्दों में आपको 4 उत्तर देने हैं। देखिए सबसे पहले देश में आबादी की वृद्धि दर। तो देश में आबादी की वृद्धि दर कम हो गई है। भविष्य में जनसंख्या की स्थिति, भविष्य में जो है जनसंख्या एक तरह से बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा एक तरह से जनसंख्या हमारे देश में हो जाएगी। नंबर 3 है जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन संकट। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट की, जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या संकट उत्पन्न हुए होंगे, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो वो सारी चीजें आपने लिखनी है। और अगला है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब आपको जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय भी एक तरह से बताने हैं। तो यहाँ पर बताया जिस तरह से देखिए कि सबसे पहले आपको देश की आबादी की वृद्धि दर क्या है वो पता होनी चाहिए। देश में भविष्य में जनसंख्या की स्थिति के बारे में आपको पता लगाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि का जो एक तरह से टॉपिक आया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और निमंत्रण भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो आपके मित्र ने परीक्षा में, अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न नंबर 3 पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके मित्र ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपके मित्र ने जो परीक्षा है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की
इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए बधाई पत्र आपने लिखना है, सारा फॉर्मेट मैंने आपको बताया है और बिल्कुल उसी तरह से अब जैसे मैं आपको लास्ट सेशन में जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि दो तरह के हमारे एक तरह से पत्र होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्रों में मैंने आपको बताया था जो पत्र आप ऐसे व्यक्तियों को लिखते हैं जिनसे आपके निजी और पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, यानी कि जिनसे आप अनजान होते हैं। जैसे आपके पत्र हो गए एक तरह से व्यापारिक पत्र, कार्यालयी पत्र या प्रार्थना पत्र या निवेदन पत्र जो आप लिखते हैं, तो ये सारे पत्र आपके आते हैं फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको दूसरा पत्र भी यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरा पत्र जो है वो आपका औपचारिक पत्र है। आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को, यानी कि आपने अपने क्षेत्र के समाचार पत्र के संपादक को यहाँ पर पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप ये आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे उसमें आप एक तरह से अभिवादन करते हैं, कैसे आप उसमें एक तरह से कैसे आप संबोधन करते हैं, कैसे आप अभिवादन करते हैं, कैसे आप पत्र का एंड करते हैं, आप उसमें क्या लिखते हैं, ये सारा फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी अगर कहीं पे डाउट होता है तो जरूर क्लियर करें। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके मित्र ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। तो ये जैसे मैंने आपको कहा एक होता है फॉर्मल, तो एक होता है इनफॉर्मल लेटर, यानी कि अनौपचारिक पत्र जिसको हम कहते हैं, जो कि आप अपने जिनसे आपके निजी और पारिवारिक संबंध होते हैं उनको आप ये पत्र लिखते हैं। जैसे आप अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, अपने चाचा को, अपने मामा को, अपनी मौसी को, अपने बुआ को। तो इस तरह के सारे पत्र आपके इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। इसका भी मैंने आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है कि कैसे आपने अभिवादन करना है, कैसे आपने संबोधन करना है। और देखिए यहाँ पर मैंने काफी सारे रिलेटिव से जुड़े हुए जो आपके अभिवादन है, यानी कि आपको बड़ों का अभिवादन कैसे करना है, छोटों का अभिवादन कैसे करना है, पिताजी का कैसे करना है, माता जी का, दादाजी का, तो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो उसको हम जरूर यहाँ पर आपका क्लियर करेंगे। तो प्लीज आप घर पर जाकर एक बार अपने दोनों बुक्स को जरूर चेक कर लें। किसी में कोई डाउट है, कोई चैप्टर ऐसा है जो समझ में ना आया हो तो उसे जरूर क्लियर कर ले। तो देखिए इस तरह से आज हमने यहाँ पर जो हमारा सैंपल पेपर था, उस सैंपल पेपर में हमने सबसे पहला जो अपठित गद्यांश है उसको हमने डिस्कस किया। साथ ही यहाँ पर हमें दो निबंध दिए गए थे, तो दो निबंधों में भी हमें यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि जो यहाँ पर दूसरा हमें निबंध दिया गया था, वो भी हमारा बहुत कॉमन सा निबंध है, तो उसको हम ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। और आपके लिए एक फायदे की चीज यहाँ पर ये दी जा रही है कि आपको सब टॉपिक्स दे दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा निबंध पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपने जो जरूरी बातें हैं केवल वही वहां पर लिखनी है। और देखिए पत्र आप जरूर एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कई बार हम जो चीजें बहुत अच्छे से पढ़कर भी गए होते हैं तो हमारा थोड़ा सा डर जो होता है उस कारण हम चीजें भूल जाते हैं। तो आप ऐसे चीजों को पढ़कर जाइए कि आपको वो बिल्कुल भी आपके डर के कारण भी वो ना निकले, ऐसे आप उनको पढ़कर जाइए, ऐसे आप उनको समझ कर जाइए, ऐसे आप उनकी प्रिपरेशन कर जाइए। तो आज हमने निबंध तक यहाँ पर और लेटर तक हमने यहाँ पर अपना सैंपल पेपर क्लियर कर लिया है। आगे हम व्यवहारिक व्याकरण से जुड़ा हुआ जो हमारा भाग है उसको, और साथ ही जो हमारे लिटरेचर से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल घर पर जाकर आप एक बार चेक कीजिए, जो भी डाउट्स हैं उन्हें नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।